हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए राग दरबारी उपन्यास जो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है उससे संबंधित एक वीडियो दिया था, जिसमें हम लोगों ने लेखक श्री लाल शुक्ल के बारे में जाना था और उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, उनके पात्र कौन कौन से हैं और उपन्यास किस तरह का है। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो उपन्यास के जो पात्र हैं उनसे संबंधित होगा। तो आज मैं उपन्यास के जो पात्र हैं उनसे ही संबंधित वीडियो आपके लिए तैयार कर लाया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप उपन्यास अगर नहीं पढ़ पाते हैं और आज का वीडियो अगर देखते हैं तो आप उपन्यास के बारे में 70% तक आप जान जाएंगे, 60% तक कि उपन्यास किस प्रकार का है और उपन्यास के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या उनकी अदाकारी है इस उपन्यास में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के जो सिलेबस में राग दरबारी उपन्यास है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने उपन्यास के बारे में जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, उसी से संबंधित कुछ लिखे हैं, आप उसे एक नज़र में देख लें। देखिए, पहले मैंने राग दरबारी जो किनके द्वारा लिखा हुआ है, श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है। उपन्यास राग दरबारी श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, आप ये जान रहे हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। और राग दरबारी उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो इसके प्रकाशन के 1 वर्ष बाद प्रकाशन हुआ था 1968 में, और प्राइज़ इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपन्यास राग दरबारी में कुल 35 अध्याय हैं। टोटल 35 अध्याय हैं। उपन्यास काफ़ी बड़ा है और आप पेज देखेंगे तो 333 पेज हैं। अध्याय टोटल कितने हैं? 35 है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका आंसर होगा 35। नेक्स्ट है, इस उपन्यास की कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की है। हम लोगों ने मेला आंचल उपन्यास में देखा था, पूर्णिया का एक गांव था मैरीगंज, वो वहां पर था। तो उसी तरह राग दरबारी उपन्यास में भी एक गांव है, उसका नाम क्या है? शिवपालगंज। याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, मैंने पिछला वीडियो में बताया था, इसे याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिवपालगंज में क्या क्या है मैं यहाँ बता दूँ। देखिए, एक छगामल विद्यालय इंटर कॉलेज है एक जिसका नाम है छगामल। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, यूनियन है। एक ग्राम सभा भी है और पुलिस स्टेशन भी है। यह इसलिए बताया जा रहा है कि एक कस्बानुमा गांव है, लेकिन इस कस्बानुमा गांव में ये सब कुछ है जो एक छोटे से गांव या अच्छे शहर में होता है। और ये जो 4 चीज़ है, कॉलेज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ग्राम सभा, तो पूरे उपन्यास में आप देखेंगे कि इन्हीं 3-4 जो चीज़ें हैं, इन्हीं में पूरे उपन्यास के पात्र इनकी राजनीति में सक्रिय हैं और रमे हुए हैं। पूरा उपन्यास इन्हीं 3-4 चीज़ों पर केंद्रित है। इनके चुनाव होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उसमें सभी अपना किस तरह का राजनीतिक व्यवहार करते हैं, किसके लिए क्या करते हैं, वही इस उपन्यास में बताया गया है। और काफ़ी व्यंग तरीके से बताया गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्यंग से आधारित बहुत सारे इसमें वाक्य बोले गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 व्यंग आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो आएगा उसमें मैं व्यंग से संबंधित क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग उपन्यास में जो पात्र हैं उनका परिचय देखते हैं। तो पहले नंबर पर हैं वैद्य जी। वैद्य जी कौन है? तो इस पात्र के मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र हैं। इन्हें मुख्य पात्र बोला जा सकता है, मुख्य पात्र। देखिए, इनका पहला पॉइंट, शिवपालगंज गांव की राजनीति के पीछे मास्टरमाइंड है। शिवपालगंज की जो राजनीति है, और राजनीति कहाँ कहाँ है, तो छगम्बल कॉलेज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ग्राम सभा है। तीनों के इलेक्शन भी होते हैं उपन्यास में। तो उसमें वैद्य जी जो है उसकी राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर स्थानीय छगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं।
गांव में जो कॉलेज है छगामल, उसके प्रबंधक कौन है? वैद्य जी हैं। नेक्स्ट है, गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये बाद में उपन्यास के अंत में ऐसा होता है कि ये खुद मैनेजिंग डायरेक्टर से इस्तीफा दे देते हैं और इनके पुत्र हैं उन्हें वो बना देते हैं। तो किसी भी तरीके से ये अपना पद गंवाते नहीं हैं, खुद निकल जाते हैं लेकिन अपने बेटे को वहाँ बैठा देते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सिपालगंज गांव की राजनीति के पीछे के ये मास्टर माइंड हैं। और भी एक दो चीज़ें हैं जो आगे मैं बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मास्टर माइंड क्यों कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, गांव में आयुर्वेदिक दवाखाना भी चलाते हैं। ये गांव में लोगों को आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं। नेक्स्ट है पात्र, इस उपन्यास में दो पात्र हैं, रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल के पिता हैं। वैद्य जी के दो बेटे हैं, रूपन बाबू हैं और एक बद्री अग्रवाल है। और नेक्स्ट है पात्र एक है रंगनाथ। वैद्य जी कौन है? तो मामा है, रंगनाथ के मामा हैं। उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत उपन्यास का जो होगा वह रंगनाथ से ही स्टार्ट होगा। रंगनाथ कौन है? नीचे मैंने उनका परिचय लिखा है लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। रंगनाथ शहर में पढ़ाई करते हैं और सिपालगंज आते हैं अपने मामा के पास, यह सोच कर कि कुछ दिन मामा के पास रहेंगे 6 महीने तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो उपन्यास रंगनाथ के गांव आने, सिपालगंज गांव आने से होता है और उपन्यास का अंत रंगनाथ के सिपालगंज से लखनऊ जाने में, शहर जाने में होता है। तो ये मुख्य किरदार हैं उपन्यास के। चलिए नेक्स्ट रंगनाथ ही हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इनका उपन्यास में योगदान है। और चलिए देखते हैं। पहला है, लेखक रंगनाथ की नज़र से, रंगनाथ शिक्षित व्यक्ति है इसलिए बोला जा रहा है कि लेखक रंगनाथ की नज़र से शिवपालगंज गांव में दयनीय स्थिति को देखते हुए देखना चाहते हैं। दयनीय स्थिति इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी सोच एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ जो दयनीय स्थिति है राजनीतिक को लेकर कर, तो उसे वह पढ़े लिखे व्यक्ति यानी कि रंगनाथ की नज़र से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ में इतिहास में एमए कर रहे हैं। कौन? रंगनाथ इतिहास में एमए करने के बाद इंडोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। इसी पर एक व्यंग बोला गया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ड्राइवर इनसे, ट्रक ड्राइवर पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि घास खोद रहा हूँ, और उसी को रिसर्च करते हैं, अंग्रेजी में उसे रिसर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। ऊपर मैंने बताया था कि मामा है, तो यहाँ पर मैंने उसी को रिपीट किया है अलग तरीके से कि रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। और नेक्स्ट, यह 6 महीने की छुट्टी पर शिवपालगंज अपने मामा के पास आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सारे उपन्यास इम्पॉर्टेंट हैं, आप उपन्यास को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अगर उपन्यास आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए नेक्स्ट है रूपन बाबू। ये कौन है? तो वैद्य जी के पुत्र, मैंने बताया था 2 पुत्र हैं, रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल। तो पहला मैंने रूपन बाबू को लिखा है क्योंकि यह गांव जो है सिपालगंज, इसकी राजनीति में इनका काफ़ी हाथ है। पूरे मतलब गांव में इनकी राजनीति रहती है, तो उसी को मैंने ऊपर लिखा। चलिए देख लेते हैं। वैद्य जी के छोटे पुत्र हैं, बद्री अग्रवाल कौन? वो बड़ा बेटा है, रूपन बाबू छोटे हैं, तो उसी को मैंने लिखा है कि वैद्य जी के छोटे पुत्र हैं। नेक्स्ट है, कॉलेज के छात्रों के नेता हैं। छगामल जो कॉलेज है, विद्यालय इंटर कॉलेज है, उसके नेता हैं यह छात्रों के। नेक्स्ट है, कई सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। कई सालों का मतलब 3 वर्ष से वह 10th क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और इसे उपन्यास में व्यंग के तौर पर भी बोला गया है कि यह वैसे छात्र हैं जो 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसमें इनके पिताजी प्रबंधक हैं। तो इसको व्यंग के तौर पर बताया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रूपन बाबू सक्रिय रूप से सभी गांव की राजनीति में शामिल हैं। सभी गांव, सिपालगंज तो है, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, भीमखेड़वे गांव है, इस तरह के जितने भी बस्ती हैं, सभी की राजनीति में यह शामिल हैं। नेक्स्ट है, गांव के लोग और समुदाय के द्वारा उनके शानदार गणिता के कारण सम्मान करते हैं। गणिता इसलिए बोला जा रहा है और सम्मान इसलिए किया जाता है, उनका मानना है, रूपन बाबू का मानना है कि
जेल के अंदर जो चोर बैठा हुआ है और जेल का जो दरोगा है, दोनों एक समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह एग्ज़ाम में अगर कोई चोरी कर रहा है, परीक्षा दे रहा है और चोरी कर रहा है, और कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, दोनों को वो एक नज़र से देखते हैं, मतलब भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि उनकी गणिता के कारण उनका सम्मान गांव के लोग करते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपन्यास के अंत में रूपन बाबू जो हैं उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उपन्यास के अंत में यह गांव में दो गुट हैं, एक वैद्य जी का गुट है जिसमें कुछ लोग हैं, और एक गुट है जो कॉलेज है, छगामल कॉलेज है, उसमें एक टीचर है जिनका नाम मास्टर खन्ना बताया जा रहा है उपन्यास में, तो उनका एक गुट है। तो रूपन बाबू को ऐसा लगता है कि रूपन बाबू को और रंगनाथ को भी ऐसा लगता है कि मास्टर के खिलाफ जो खन्ना है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये उस तरफ चले जाते हैं, अपने पिताजी के विरुद्ध चले जाते हैं। तो उसी पर बोला जा रहा है कि उपन्यास के अंत में रूपन के व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट है, उपन्यास में स्त्री पात्र बेला से प्रेम करते हैं। उपन्यास में स्त्री पात्र का कोई जिक्र नहीं है, और स्त्री पात्र का कोई रोल भी नहीं दिखाया गया है ज़्यादा। कुछ एक दो जगहों पर एक दो स्त्री का नाम सिर्फ लिया गया है, वो भी मैं बोलूँगा उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो स्त्री को इस उपन्यास में उस तरह से सम्मान के तौर पर नहीं बोला गया है, कुछ गलत ही बोला जा रहा है उनके बारे में। तो इसी के लिए इस उपन्यास में स्त्री पात्र महत्व में नहीं है। जो भी आज हम लोग देख रहे हैं पुरुष पात्र को देखेंगे, स्त्री पात्र में जो होंगे उनके बारे में मैं सिर्फ बता दूंगा थोड़ा। तो जैसे स्त्री पात्र में एक बेला है, इसे याद रखिएगा। बेला किस उपन्यास के पात्र हैं, तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप राग दरबारी दे सकते हैं। स्त्री पात्र बेला किस उपन्यास की पात्र हैं, तो आपका आंसर राग दरबारी होगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने रूपन बाबू के बारे में देख लिया। अब हम लोग वैद्य जी के बड़े बेटे हैं बद्री अग्रवाल, उनको देखते हैं। वैद्य जी के बड़े पुत्र हैं, ये हम लोगों ने ऊपर देखा है तो उससे आसान हो गया। वैद्य जी के बड़े पुत्र हैं बद्री अग्रवाल। नेक्स्ट है, रूपन बाबू का भाई है, ये हम लोगों ने जान लिया ऊपर के पॉइंट से ही। नेक्स्ट है, देखिए, बद्री अग्रवाल कुश्ती करता है और सिखाता है। बद्री अग्रवाल का गांव में अखाड़ा है, तो वह कुश्ती सिखाते हैं और उसी में वो समय बिताते हैं अपना ज़्यादा। नेक्स्ट है, वैद्य जी की राजनीति एवं अन्य कार्यों से दूरी बनाकर रखते हैं। शुरुआत में बद्री अग्रवाल जो है, वैद्य जी की जितनी भी राजनीति है वो कॉलेज को लेकर के हो या कोऑपरेटिव को लेकर के हो या फिर ग्राम सभा को लेकर के हो, उसमें इसकी कोई रुचि नहीं होती, ये दूरी बना करके रखता है। लेकिन देखिए नेक्स्ट पॉइंट से आपको पता चलेगा, उपन्यास के अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, और ये किन के द्वारा बनता है, तो वैद्य जी बनाते हैं। वो खुद इस्तीफा दे देते हैं किसी कारण से और अपने जगह पर अपने बेटे को ही बना देते हैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी राजनीति में आ जाता है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उपन्यास में बताया गया है, आप जब पढ़ेंगे तो जो स्त्री पात्र बेला है तो हल्ला किया जाता है, अफवाह उड़ाया जाता है कि इनका भी प्रेम बेला से हो रहा है। और इस संबंध में जब पता चलता है वैद्य जी को तो वो अंतर्जातीय, क्योंकि बेला जो है अलग जात से है और बद्री अग्रवाल पंडित हैं, वैद्य जी पंडित हैं, तो अंतर्जातीय विवाह करवाना चाहते हैं। तो ये भी राजनीति से ही संबंधित रहता है ताकि उसका इस वैद्य जी को लाभ मिले। तो उपन्यास में बताया गया है कि बेला से प्रेम करते हैं बद्री अग्रवाल, इसे याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, छोटे पहलवान। ये एक पात्र है, उसे देख लेते हैं। उपन्यास में बताया जा रहा है कि कुशहर प्रसाद हैं, कुशहर प्रसाद छोटे पहलवान के पिता हैं। दोनों की लड़ाई भी होती है उपन्यास में, थाने तक ग्राम पंचायत भी बैठती है। तो कुशहर प्रसाद छोटे पहलवान के पिता हैं। नेक्स्ट है, छोटे पहलवान बद्री अग्रवाल को अपना गुरु मानते हैं। ऊपर हम लोगों ने बद्री अग्रवाल के बारे में देखा, तो छोटे पहलवान शिष्य हैं बद्री अग्रवाल के, इनके द्वारा ही कुश्ती सीखता है वो। नेक्स्ट है, गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है। गांव की जो राजनीति है, चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, विद्यालय को लेकर के हो या कोऑपरेटिव को लेकर के हो, वो सदस्य है उसका, तो इसलिए बोला जा रहा है कि गांव की राजनीति का एक सक्रिय सदस्य सहभागिता है। नेक्स्ट है, गांव की राजनीति में बद्री अग्रवाल का सक्रिय पार्टनर है। बद्री अग्रवाल जो पात्र है वैद्य जी का बड़ा बेटा, तो इसकी राजनीति में
छोटे पहलवान जो है वो सक्रिय पार्टनर है। जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उसमें यह सहयोग करता है उनके कार्यों में, और जो भी राजनीति करता है उसमें ये पार्टनर बना रहता है। तो आप लोगों ने इतने पात्र देखे, सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल साहिब। साहिब बोला जा रहा है, गाँव में ज़्यादातर इसी तरह से यूज किया जाता है। तो कॉलेज जो है आपको छागामल विद्यालय जो है उसी के ये प्रिंसिपल हैं। देखते हैं इनके बारे में। छागामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य है, प्रिंसिपल है कौन, तो उनका नाम नहीं बताया गया है। पूरे उपन्यास में प्रिंसिपल ही बोला जा रहा है, प्रिंसिपल साहिब। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉलेज के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ इनका संबंध साजिश का होता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि उपन्यास में एक पात्र है, मैंने इसके पहले नाम बताया था, मास्टर खन्ना, और एक मालवीय है, मास्टर है। तो ये दोनों अलग गुट हैं, प्रिंसिपल साहिब से इनका नहीं बनता है। तो मास्टर खन्ना जो है वो कॉलेज का विद्यालय है उसका वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल चाहते हैं कि वो ना बने। इनका मानना है कि वाइस प्रिंसिपल बनेगा तो बाद में प्रिंसिपल भी बन जाएगा, मुझे यहाँ से हटा देगा। तो इस कारण से वो नहीं बनने देना चाहते हैं, और दोनों के बीच में साजिश का चलता रहता है। और अन्य जो कॉलेज के टीचर हैं या सदस्य हैं, दो गुट में बटे हुए हैं। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि कॉलेज के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ इनका संबंध साजिश का है। नेक्स्ट है गुस्सा आने पर अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। जब कुछ बात कर रहे हैं और किन्हीं बात को लेकर के इनको गुस्सा आ जाता है, तो इनका बोलने का तरीका पूरा अवधी भाषा में आ जाता है, वो अवधी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि उपन्यास में कौन अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो उसका आंसर होगा प्रिंसिपल, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो। नेक्स्ट है सनीचर। उपन्यास में ये जो पात्र है दोस्तों, यह बड़ा ही अलग पात्र है। मतलब इसके साथ जो उपन्यास में होता है वो अचंभा करने वाला है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इस तरह का यह पात्र है। देखिए आप समझ जाएंगे। पहला है सनीचर का असली नाम मंगल दास है, इसे याद रखिएगा। सनीचर का असली नाम मंगल दास है। इसे भी याद नहीं रहता है कि इसका नाम मंगल दास है, क्योंकि इसे बार बार गांव के लोग सनीचर ही बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन सनीचर का असली नाम उपन्यास में मंगल दास बताया गया, पर गांव के लोग इसे सनीचर कहते हैं। नेक्स्ट है वैद्य जी का नौकर है, वैद्य जी के यहाँ रहता है, वैद्य जी के यहाँ बैठकर भांग तैयार करता है, और सब जो भी आते हैं वैद्य जी के यहाँ राजनीति से संबंधित चर्चा करने के लिए या वैसे भी, तो सभी को ये भांग ही पिलाता है। नेक्स्ट है उपन्यास में वैद्य जी के द्वारा राजनीति उपयोग हेतु गांव का प्रधान बनाया जाता है, कठपुतली प्रधान, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि प्रधान तो इन्हें बना दिया जाता है, लेकिन उसका शासन वैद्य जी के हाथ में रहता है। वैद्य जी के सुझाव के बिना यह कुछ भी नहीं करता है, इसलिए बोला जा रहा है कि गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है। इसके बारे में उपन्यास में बताया गया है, इसका पहनावा के बारे में बताया गया, पहचान। यह दोस्तों पूरे उपन्यास में बताया गया कि यह अंडरवियर पहनता है। इसका ड्रेस क्या है उसके बारे में बताया गया, ये अंडरवियर पहनता है और उसी में रहता है। अगर इसे कहीं अच्छे काम के लिए या अच्छी जगह जाना होता है घूमने के लिए, या कुछ मेला भी लगता है वहाँ, तो ये क्या ड्रेस पहनता है, तो बस सैंडो गंजी एक होती है, गंजी पहन लेता है, और यही इसका ड्रेस है, अंडरवियर और गंजी। और यह आप उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसे पात्र को जो हैं उन्हें राजनीति लाभ के लिए ही, राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि ऐसे पात्र को भी प्रधान बना दिया जाता है वैद्य जी के द्वारा राजनीति में। तो याद रखिएगा इसे, शनिचर को। नेक्स्ट है गया दिन, इनके बारे में देखते हैं। पहला है गया दिन छागामल विद्यालय इंटर कॉलेज के वाइस चेयरमैन हैं। इनको वाइस चेयरमैन बताया गया, लेकिन एक और बताया गया है कि कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन वो कभी आते नहीं हैं, तो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों यही हैं उनके ना आने पर। नेक्स्ट है शिवपालगंज गांव का महाजन है कौन, तो गया दिन, और गांव में एक कपड़े की दुकान भी है, किसकी, तो गया दिन की। नेक्स्ट है यह अवसरवादी है, समझौतावादी है, स्वार्थ साधक, परंतु गांव का समझदार व्यक्ति है। सभी समझदार व्यक्ति होने के कारण ही कुछ पात्र हैं जो कुछ होने पर, गांव में गलत होने पर इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। और इस ऊपर में अवसरवादी समझौतावादी इसलिए बोला जा रहा है कि गांव में जितनी भी राजनीति होती है, ये कॉलेज का वाइस चेयरमैन है, लेकिन जब कॉलेज का इलेक्शन होता है
चेयरमैन को लेकर, प्रबंधक को लेकर के, तब भी इसका उसमें कोई रोल नहीं है। इसका मानना है कि कोई भी बने वही काम करेंगे, क्योंकि उपन्यास में यह बताया गया है कि जो जितना बुरा है, दबंग है, उसका पावर उतना ही ज़्यादा है, जो जितना गलत है वही शासन कर रहा है। तो इनका मानना है कि अगर वैद्य जी बनते हैं तो भी वही काम करेंगे, अगर दूसरा व्यक्ति बनता है तो वो भी वही काम करेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समझौतावादी हैं, कोई भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु यह उपन्यास में समझदार व्यक्ति बताए गए हैं। नेक्स्ट है, कॉलेज की राजनीति में इसकी कोई रुचि नहीं है। मैंने बताया कि कॉलेज के प्रबंधक का इलेक्शन होना रहता है, चुनाव होना रहता है, जो काफ़ी समय से नहीं हुआ रहता है। काफ़ी समय से क्या, जब से कॉलेज बनता है तब से वैद्य ही उसके प्रबंधक रहते हैं, कभी चुनाव हुआ नहीं रहता है। फिर भी चुनाव होता है, लेकिन राजनीति इस तरह का चुनाव होता है कि गलत तरीके से वैद्य जी सबको डरा धमकाकर खुद प्रबंधक फिर से बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जाते हैं इनके पास कि आप चलिए उसमें कुछ हस्तक्षेप कीजिए, तो नहीं जाते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये समझौतावादी हैं। इनका मानना है कि अगर वैद्य जी बन रहे हैं तो वैद्य ही बने, कोई और बनना है तो कोई और बने, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, उपन्यास में स्त्री पात्र, रूपन बाबू वाले में हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि रूपन बाबू प्रेम करते हैं। उपन्यास में स्त्री पात्र जो बेला है उसके पिता हैं, कौन है, तो गयादीन। गयादीन की पुत्री है बेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मास्टर खन्ना, इम्पोर्टेंट पात्र है, छागामल विद्यालय है जो उसकी राजनीति का। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। मास्टर खन्ना इतिहास के लेक्चरार हैं और छागामल विद्यालय इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल और मास्टर खन्ना के बीच में 36 का आंकड़ा है। मास्टर खन्ना वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल नहीं चाहते हैं कि वो बने, तो और कुछ मामलों को लेकर के इनके बीच में 36 का आंकड़ा दोनों में नहीं बनता है। नेक्स्ट है, खन्ना कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है, मैंने बताया था खन्ना, मास्टर खन्ना कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है, परंतु प्रिंसिपल साहब नहीं चाहते कि वह बने। नेक्स्ट है, उपन्यास के अंत में मास्टर खन्ना कॉलेज से इस्तीफा दे देता है। ये एक घटना है और पूरे गांव में कॉलेज को लेकर के दो गुट बन जाते हैं। एक गुट में वैद्य जी हैं, मास्टर खन्ना है, एक मास्टर देखिए नीचे दिख रहा है मास्टर मोतीराम है, वो हैं, बद्री अग्रवाल है या फिर छोटे पहलवान है, उनका एक ग्रुप बनता है। और एक गुट बन जाता है मास्टर खन्ना, एक मास्टर मालवीय है, वो रूपन बाबू जो वैद्य जी के बेटे हैं। मैंने बताया था कि उनका व्यवहार चेंज हो जाता है उपन्यास के अंत में। तो रूपन बाबू और इनके जो भतीजे हैं वैद्य जी के, रंगनाथ जो सर से आया रहता है, वो दोनों को ऐसा लगता है कि मास्टर खन्ना के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये दोनों उनके गुट में चले जाते हैं। उपन्यास में बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा आता है कि विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए लखनऊ से कुछ अधिकारी आने वाले रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर एक तैयारी की जा रही रहती है कि वो आएंगे तो क्या भाषण देंगे। तो मीटिंग का हॉल बनाया जाता है इस तरह का, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो अधिकारी नहीं आ रहे हैं और 2-4 दिन तक वो नहीं आएंगे। तो उस समय फिर वैद्य जी काफ़ी टेंशन में रहते हैं ये सब को लेकर, जो उनकी गांव में जो स्थिति है उनके बेटे उनके विरुद्ध में है। तो वो अंत में एक भाषण देते हैं। उनका कहना होता है कि कॉलेज के भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए मास्टर खन्ना से बोलते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो और गांव से चले जाओ, इस तरह का बात बोलते हैं। और उसी प्रकार उसी को लेकर के उपन्यास के अंत में बताया गया कि मास्टर खन्ना कॉलेज से इस्तीफा देकर चला जाता है। वहीं पर रूपन बाबू जो वैद्य जी के विरुद्ध में खड़े होते हैं, तो रूपन बाबू के द्वारा ही उन्हें मूर्ख बोला जाता है कि मैं तुम्हें अलग करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मैंने सोच रखा था कि जिस तरह बद्री अग्रवाल जो हैं बड़े बेटे हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, उसी तरह तुम्हें कॉलेज का प्रबंधक बना दूंगा, लेकिन तुमने जो ऐसा काम किया है मेरे विरुद्ध जाकर, मैं तुम्हें कॉलेज का प्रबंधक नहीं बनाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये उपन्यास है, जब आप पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से जान जाएंगे क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट है मास्टर मोतीराम। यह उपन्यास में एक पात्र है, ऐसा है आप गाँव में देखेंगे, मैं अभी का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पहले के जो गाँव में स्कूल होते होंगे, उसके टीचर होते होंगे, ये उनको बहुत हद तक निरूपित करते हैं, इंगित करते हैं किस तरह के टीचर हैं। देख लीजिए, मैं बताता हूँ। छागामल इंटर कॉलेज के साइंस के शिक्षक हैं,
साइंस के टीचर हैं। नेक्स्ट है, साइंस की कक्षा में वह अपनी आटा चक्की, यह गांव में मोतीराम अपनी आटा चक्की के लिए फेमस है। तो वो क्लास जब ले रहा रहता है साइंस की, तब भी वो अपनी आटा चक्की की गाथा सुनाने लगता है। और कोई भी हो, कोई भी क्लास हो, वो अपनी आटा चक्की की गाथा सुनाता रहता है। क्लास लिए रहता है वो, स्टूडेंट बैठे रहते हैं और अपेक्षिक घनत्व के बारे में वो बता रहा बच्चों को, और बताते बताते वह आटा चक्की को बीच में ले आता है। और उसी कक्षा में एक छात्र है जिसके कोई परिवार वाले हैं, उनकी भी आटा चक्की है। तो जो आटा चक्की खोलने में जो कंपटीशन है, उस पर वो पूरा चर्चा करने लगता है, कैसे उसका आटा चक्की पीछे रह गया और किसी का आगे आ गया। और ये सब करते करते अचानक से उसके आटा चक्की की आवाज़ आती है और दौड़कर वो चला जाता है। मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो भाग जाता है और अपनी आटा चक्की खोलकर बैठ जाता है। तो इस तरह में मुझे लगता है कि पहले इस तरह होता होगा, क्योंकि गांव में ही कॉलेज स्कूल होते थे, वहाँ के टीचर ही होते थे। तो ऐसा लगता है कि ये गांव की बात बता रहे हैं, और ऐसा हुआ भी हो, ऐसा महसूस होगा। जब आप इसे पढ़ेंगे, इस वार्तालाप को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने टीवी चल रहा है, आप उसे टीवी में देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा यह वार्तालाप जो है, मोतीराम, मास्टर मोतीराम और बच्चों के बीच में जो वार्तालाप होती है, आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें मैं कहानी का भी लिंक दे दूंगा, और आज का जो वीडियो है और इसके पहले मैंने जो परिचय दिया था लेखक और उपन्यास के बारे में, दोनों का PDF मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसे डाउनलोड कर भी अच्छे से देख सकें। चलिए, एक पात्र है रामदीन भिकम खेड़वी। ये कौन है? रामदीन ही नाम है, मैं भिकम खेड़वी के बारे में बाद में बताऊंगा। रामदीन एक उपन्यास में पात्र है, वो कौन है तो उसे देख लेते हैं। शिवपालगंज की ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला गांव है एक भिकम खेड़ा, उसी का रहने वाला है। याद रखिएगा, एक गांव है जो शिवपालगंज के अंतर्गत ही आता है, उसका नाम क्या है? भिकम खेड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। रामदीन चरस का धंधा करता है और अपने घर पर ही जुआ खिलाता है, ये इसका काम है। नेक्स्ट है, कलकत्ता में अफीम का कारोबार करता है और इस कारोबार को करते हुए वह जेल भी गया है। कलकत्ता में, उपन्यास में बताया गया कि कुछ समय कलकत्ता में रहता है, वहाँ पर ये अफीम का कारोबार करता है। और इसका मानना है कि गवर्नमेंट गलत करती है, अफीम भी तो खेती से संबंधित है, कृषि काम करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करती है। और इस सिलसिले में वो जेल भी जाता है। और रामदीन नाम होता है, भीमखेड़वी कैसे जोड़ता है, यहीं पर से पता चलेगा। ये जब जेल में जाता है तो इसे कविता लिखने का सुर चढ़ता है, ये कविता लिखता है, और अन्य जो लेखक हैं उनको देखते हुए वह अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ देता है, और वह अपना नाम क्या कर लेता है? रामदीन भिकम खेड़वी, गांव के नाम को जोड़ लेता है अपने नाम के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, उपन्यास में वैद्य जी और रामदीन के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि उपन्यास में ग्राम सभा का इलेक्शन होना रहता है, जिसमें वैद्य जी एक है, जो वैद्य जी की तरफ से शनिचर जो प्रधान बनता है कठपुतली, तो वो उम्मीदवार रहता है, और रामदीन की तरफ से इनका छोटा भाई है वो उम्मीदवार रहता है। लेकिन वैद्य जी अपने तरीके से, गलत तरीके से शनिचर को प्रधान बना देते हैं। तो वही उपन्यास में बताया गया कि उपन्यास में वैद्य जी और रामदीन के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। नेक्स्ट है, एक पात्र है जोगनाथ। कौन है देख लीजिए, ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जितने भी वर्णन है उससे गलत व्यक्ति का ही प्रतिनिधित्व होता है कि इसका रोल बहुत गलत है उपन्यास में। शिवपालगंज गांव का स्थानीय गुंडा है, हमेशा मारपीट, गलत काम, चोरी उरी करता है यह गांव में। हमेशा नशे में रहता है, हमेशा नशे में रहता है। और दो शब्द बोलने के बीच में, कौन? जोगनाथ। जोगनाथ दो शब्द बोलने के बीच में एफ ध्वनि का प्रयोग करता है। जब भी ये कुछ जल्दी जल्दी दो वर्ड बोलता है, दो शब्द बोलता है, उसके बीच में एफ शब्द का प्रयोग करता है, फ कर कर। तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि दो शब्द बोलने के बीच में एफ ध्वनि का प्रयोग और राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र करता है? सर होगा जोगनाथ। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप लोगों ने जितने पात्र देखे सभी इंपॉर्टेंट थे। आगे और भी कुछ पात्र हैं, उन्हें देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पात्र देखते हैं, वो कौन है? वह है राधे लाल। ये कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं। उपन्यास राग दरबारी में राधे लाल गाँव में झूठी गवाही देने के लिए प्रसिद्ध है। गांव में कुछ भी गलत होता है
तो ये झूठी गवाही देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह इस तरह की गवाही देता है झूठी कि वकील भी इसे नहीं पकड़ पाता है, तो उसके लिए यह झूठी गवाही देने के लिए यह प्रसिद्ध है पूरे गांव में। नेक्स्ट है, इसके साथ भागकर आई प्रेमिका। इसके साथ एक स्त्री पात्र है जो भाग कर आती है, उसे लोग कुतिया कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि उपन्यास में स्त्री पात्र की भूमिका नहीं है, जो भी पात्र हैं उनको कुछ गलत तरीके से ही प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर दूसरी एक स्त्री पात्र हैं जो राधेलाल के साथ रहती हैं, उसे लोग कुतिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पात्र है कालिका प्रसाद। यह कौन है तो देख लेते हैं। यह सरकारी ग्रांट पर जीने वाला व्यक्ति है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनती हैं तो उसका जो आवेदन दिया जाता है और टेंडर निकलता है तो उसी को प्राप्त कर कर जीने वाला व्यक्ति है, टेंडर को प्राप्त कर कर। नेक्स्ट है, सरकारी योजना बनने से पहले इसके दरख्वास्त पहले लग जाते हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जब भी सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए, गांव के लिए कुछ योजना बनने वाली होती है तो इसे पता चल जाता है और योजना बनने से पहले ही उसे प्राप्त करने के लिए यह दरख्वास्त दे देता है, इसे पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो ऐसा बोला जा रहा है। और नेक्स्ट है, उपन्यास में चमार बस्ती को मिलने वाली ग्रांट, जो सरकार के द्वारा जो योजना थी उसके मिलने वाले जो पैसे थे, ग्रांट जो था, उसको हड़प लेता है। ये इतना चालाक है कि जितने भी योजनाएं बनती हैं उससे संबंधित एक बताया गया है कि गांव में एक बस्ती है, चमार बस्ती है, तो उन लोगों के लिए एक योजना बनती है तो ये पहले से ही उसे जान जाता है और उस योजना को किसी तरह गलत तरीके से वो हड़प लेता है और गांव के जो लोग हैं बस्ती के वो देखते रह जाते हैं जिस तरह से ये करता है। तो ये पात्र थे। ये अभी हम लोगों ने जो 2-3 पात्र देखा, इनका वर्णन उपन्यास में गलत तरीके से किया गया है, ये गलत है। आज का लास्ट पात्र देखें, उसका नाम है लंगड़। ये पैर से ठीक नहीं रहता है इसलिए इस लंगड़ नाम है। गांव में बोला भी गया कि तुम्हारा नाम लंगड़ कैसे, तो बोलता है कि मेरा नाम, पूरा नाम लंगड़ प्रसाद है, लेकिन गांव के लोग इसे लंगड़ लंगड़ कहते हैं। इसे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पात्र है उपन्यास का। पहला देखिए, राग दरबारी उपन्यास में आम आदमी का प्रतिनिधि है। इस उपन्यास में दोस्तों जितने भी पात्र हैं आपने देखा वह कुछ ना कुछ गलत तरीके से काम करते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। जो जितना ताकत दिखाता है उतना ही वह ताकतवर है गांव में, उसका रुतबा है। लेकिन यहाँ पर लंगड़ जो है वो आम आदमी का प्रतिनिधि है इस उपन्यास में। नेक्स्ट है, सरकारी तंत्र के भ्रष्ट व्यवस्था के सामने नहीं झुकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लंगड़ को एक नकल निकलवानी रहती है। नकल कहने का मतलब है कि कुछ ज़मीन का पेपर निकलवाना रहता है, तो उसके लिए वह ऑफिस में दरख्वास्त दिया रहता है उस नकल के लिए। तो उसके लिए जो रकम देनी रहती है तो लंगड़ उसके लिए 2 रुपया देना चाहता है और 2 रुपया ही होता है उसका, लेकिन जो कर्मचारी है वो उससे 5 रुपया मांगता है। तो उसके लिए लंगड़ क्या करता है, बोलता है कि मैं 5 रुपया नहीं दूंगा, मैं 2 रुपया ही दूंगा। और जो कर्मचारी है वो बोलता है कि बिना 5 रुपये मैं काम नहीं करूंगा। तो वहीं पर लंगड़ यह तय कर लेता है कि मैं बिना पैसे दिए, जितना नियम के अनुसार है उतना ही पैसा दिए हुए मैं दरख्वास्त लूँगा, नकल निकालूंगा। अगर वो नहीं मिलता मैं इंतज़ार करूँगा, जब समय आएगा मेरे नकल लेने का तभी मैं लूँगा। तो इसी के लिए बोला जा रहा है कि सरकारी तंत्र के भ्रष्ट व्यवस्था के सामने नहीं झुकता है। नेक्स्ट है, बद्री पहलवान और सनिचर, इसे बांगड़ू कहते हैं। यह जो निर्णय करता है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो 5 रुपया दे देता तो उसे जो उसकी नकल थी वो तुरंत मिल जाती और वो उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन यह 5 रुपया नहीं देता है, वो अपने बात पर अड़ जाता है कि मैं नकल लूँगा, जो भी वो सही तरीके से लूँगा, जब आना होगा, जब मुझे मिलना होगा तो वो मैं लूँगा। तो उपन्यास में बताया भी गया है कि इसकी जो नकल इसको मिलना रहता है उसका समय भी आ जाता है, लेकिन वो उसी वक्त 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाता है। उसके पहले बहुत समय ऐसा बताया गया है कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी दिखाकर जो कर्मचारी है उसे भगा देता है कि तुम्हारी नकल अभी नहीं तैयार होगी, दरख्वास्त जो दिया है उसका तैयार नहीं हुआ है, तुमने कुछ गलत फॉर्म भरा था, ये वो। लेकिन उपन्यास के अंत में बताया गया है कि इसकी
जो नकल थी वो तैयार होकर के आ जाती है। नकल मिलने का नियम है कि 15 दिन तक उसका इंतज़ार किया जाता है। 15 दिन तक अगर कोई लेने नहीं आता है तो उसे फाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो वही होता है, लंगड़ी जो है बीमार पड़ जाता है और 15 दिन तक वो जा नहीं पाता है लेने के लिए, तो उसकी नकल को फाड़ दी जाती है। और जब ये जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरी नकल तो आ गई थी, लेकिन उसे फाड़ कर फेंक दिया गया क्योंकि वो समय पर नहीं जा सका। तो उसी को देखकर, और इसका जो निर्णय है उसी को देखकर बद्री पहलवान और शनिचर जो है वो दोनों इसे बांगड़ू कहते हैं। तो दोस्तों आपने आज का ये वीडियो देखा। मैंने उपन्यास के जितने भी प्रमुख पात्र हैं और लगभग इन्हीं का वर्णन है पूरे उपन्यास में, और इन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बात बोले गए हैं, वो उपन्यास में आप देखेंगे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पात्र थे। आप इन्हें अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने पहले भी बताया, मैं इसका लिंक आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो देखें। इसके पहले भी मैंने राग दरबारी से संबंधित एक वीडियो दिया है, और जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का जो सिलेबस है उसके 2 उपन्यास हैं वो भी मैंने रखा है आप लोगों के सामने, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप उन्हें भी देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसके बाद मैं आगे का जो भी पोर्शन शुरू करूँगा सिलेबस से रिलेटेड उसका लिंक आपको आसानी से मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा, और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में राग दरबारी उपन्यास से ही संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन लाऊंगा। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।